सबसे पहले मैं जन सुलभ पुस्तकालय का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं पद्मा सचदेव जी के बारे में अपने विचार आपके साथ साझे कर सकूं। पद्मा जी के जाने से डोगरी साहित्य का एक मजबूत स्तंभ गिर गया। पद्मा जी का जन्म सन 1940 में जम्मू के नज़दीक एक गांव है पुरमंडल, उस गांव में हुआ। ये गांव बहुत पवित्र स्थल, धार्मिक स्थल समझा जाता है और इसको हमारे इस क्षेत्र में छोटा बनारस भी कहते हैं। सो इस जगह की अपनी एक महत्ता है। विशेष बात यह है कि ये गांव एक नदी के किनारे है और उस नदी का नाम है देविका। ये नदी भी बहुत पवित्र समझी जाती है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं देविका की। एक तो ये कि पुरमंडल के पास देविका को उत्तर बहनी के नाम से जाना जाता है। उत्तर बहनी इसलिए कि हमारे उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सभी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, लेकिन ये उत्तर बहनी ऐसी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी बाकी नदियों से के विपरीत दिशा में बहती है, दूसरी दिशा में बहती है। एक तो इसकी ये विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि ये नदी देखने में बिल्कुल सूखी लगती है, रेत ही रेत लगती है, ऊपर रेत ही है, लेकिन आप इसको कहीं भी कुरेदिए, कहीं भी थोड़ा सा खोदिए 1-1.5 फुट, तो इसमें से बड़ा सुंदर, बड़ा निर्मल जल निकलता है और जल मीठा, निर्मल और बहुत अच्छा है। ये इसकी नदी की जो विशेषताएं हैं दो, ऐसा लगता है जैसे ये दोनों विशेषताएं पद्मा सचदेव जी के व्यक्तित्व और चरित्र में समाहित हो गई। यानी पद्मा जी कभी भी लीक पर चलने के पक्ष में नहीं थी, हमेशा लीक से हट के कुछ नया करने का सोचती थी और सारी उम्र उन्होंने कुछ न कुछ नया किया जिसने दूसरे लोगों के लिए नए रास्ते बनाए और उनको प्रेरणा दी। और ये ऐसे काम करने की हिम्मत कर लेती थी जिसके बारे में दूसरे सोच भी नहीं सकते। दूसरी विशेषता वो ये है कि जैसे इस नदी के रेत को थोड़ा सा कुरेदने से अंदर से निर्मल, ठंडा और मीठा पानी निकलता है, उसी प्रकार पद्मा जी के जीवन में जब भी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनको कोई दुख पहुंचा, तकलीफ पहुंची, तो इनके अंदर से मीठी कविताओं का जल निकला, मीठी कविताओं की धारा बही। ये कुछ एक ऐसे गुण हैं जो देविका नदी या उत्तर बहनी से
हमें लगता है जैसे इनके चरित्र में, इनके व्यक्तित्व में आ गए। ये ऐसा भी नहीं है कि ये मैंने या हम लोगों ने ऐसा महसूस किया है, पद्मा जी ने खुद भी इस बात को महसूस किया है। मैं आपको उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। आप देखिए कि उन्होंने इस बात को कैसे कहा था। डोगरी में है, मैं इसका भावार्थ आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। आऊं आ उत्तर बैणी मेरा साथ नहीं कोई, आऊं आ उत्तर बैणी मेरा साथ नहीं कोई, इत्थे शह गया शह साथी मात नहीं कोई, बगदी बत्ताशा उल्टी मैं बत संगारी, नदिया दे बाएशा पुट्ठी तारी मारी, सारा साथ गया बगदा सागर दी गोदा, सारे ओदी परचा पर ओ राजा कोदा, उस इचरलिए अपना आप मकान नहीं हुंदा, इस छुट्टे ओदे कछ साथी जान नहीं हुंदा, इया सोच करी आऊं पिछड़ी गई परतोई, आऊं आ उत्तर बैणी मेरा साथ नहीं कोई। पद्मा जी कहती हैं कि मैं उत्तर बहनी हूं और मैं अकेली हूं, क्योंकि मेरी तरह कोई और उत्तर की तरफ नहीं बह रहा। मैंने हमेशा जो रास्ते चल रहे थे उन रास्तों से उल्टी दिशा में नए रास्तों को श्रृंगारा, नए रास्तों को का निर्माण किया, और जिस दिशा में नदी बहती है, नदिया का जल बहता है, उससे उल्टी दिशा में मैं तैरी और मैंने उल्टी दिशा में तैरा। और सारे मेरा जो जितना साथ था, जैसे सभी लोग सीधे सागर की गोद में गए, उत्तर से दक्षिण की ओर सागर में गए, और सब उसमें जाके मिल गए। जो सागर में मिलता है उसका अपना आप खत्म हो जाता है, उसका अपना आप नहीं रहता। लेकिन मेरे लिए सागर में मिलके अपना आप खत्म करना संभव नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा अपना आप खत्म हो, इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवा इसके कि मैं अपना रास्ता ही बदल देती, और इसलिए मैं पीछे को वापस आ गई, और इसलिए मैं हूँ उत्तर बैणी मेरा साथ नहीं कोई, मेरे और साथ कोई नहीं, मैं अकेली हूँ और अकेली ही चल रही हूँ। तो ये देखिए, उन्होंने भी उत्तर बहनी को एक तरीके से अपने जीवन का प्रतीक समझा। अब पद्मा जी के चरित्र में ये बातें तो थी ही। एक तो वो अद्भुत कवित्री थी, और दूसरा बिल्कुल नए रास्ते बनाने में, लीक से हट के चलने में क्षमता भी रखती थी, और उसमें हिम्मत भी थी, और वो पूरे साहस के साथ निडरता से वो काम करती थी। निडर वो बहुत थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी माता जी ने उनको कहा कि, डोगरी में सुनाता हूँ मैं, कि कुड़िए तेरी चमड़ी च ना डर नहीं है, मतलब जो आपकी चमड़ी है शरीर की, इसमें डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये उनकी माता जी ने कहा था एक बार उनको। तो इससे पहले कि उनके साहित्य में योगदान पर, डोगरी साहित्य में योगदान पर, उनके व्यक्तित्व पर और उनकी जो उपलब्धियां हैं उस पर मैं बात करूं, ये अच्छा रहेगा कि मैं उस परिप्रेक्ष्य की बात करूं, उस परिदृश्य की बात करूं जब पद्मा जी ने लिखना शुरू किया डोगरी में। वैसे तो डोगरी का जो लोक साहित्य है वो बहुत समृद्ध है। उसमें लोक गाथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, लोक गीत हैं, और तकरीबन सभी विधाओं में, और बड़ा समृद्ध लोक साहित्य का खजाना हमारे पास है। लेकिन हमारे 1940 से पहले या 1940 के दशक से पहले डोगरी में लिखित साहित्य नाम मात्र ही था। ये बात समझने की ज़रूरत है। उस ढंग से डोगरी का जो लिखित साहित्य है वो बहुत नया है, 1940 के बाद ही शुरू हुआ। तो
हमारे पास लोक साहित्य तो बहुत था, लिखित साहित्य नहीं था। लेकिन 1944 में, 1944 में एक संस्था की बुनियाद रखी गई जम्मू में, उसका नाम था डोगरी संस्था। इस संस्था की बुनियाद सिर्फ इसलिए रखी गई कि डोगरी साहित्य को रचा जाए। उसकी बुनियाद रखने वाले 5, 6, 7 नौजवान साहित्यकार थे। वो सभी लिख रहे थे, लेकिन वो सब हिंदी, उर्दू, दूसरी भाषाओं में लिख रहे थे। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हिंदी उर्दू के साथ साथ, उसमें लिखना बंद नहीं किया उन्होंने, हम डोगरी में भी लिखेंगे। तो इस तरीके से 1944 में डोगरी लेखन का कार्य शुरू हुआ। और ये काम ऐसा शुरू हुआ कि इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। आप समझिए, 1944 में जब ये लेखन का कार्य शुरू हुआ, डोगरी में आधुनिक लेखन का काम शुरू हुआ, उस वक्त पद्मा जी की उम्र सिर्फ 4 साल थी उस वक्त। और फिर जब ये एक आंदोलन के रूप पे चला और इसमें कितनी ही कविताएं, कितने ही नाटक और कितनी कहानियां और क्या क्या लिखा गया। जैसे कहते हैं कि एक कारवां का कारवां जुड़ गया लिखने वालों का, और जैसे मैंने कहा एक आंदोलन का रूप इसने। पद्मा जी अपनी पहली कविता लेकर डोगरी संस्था की एक कार्यक्रम में आई और इन्होंने अपनी कविता पढ़ी। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत घटना थी। वो मैं बतलाता हूँ क्यों। 1940 के दशक का डोगरा समाज ऐसा समाज था जिसमें किसी लड़की के कविता किसी गोष्ठी में जाकर या कार्यक्रम में जाकर कविता पढ़ना तो दूर, कविता लिखना और उस गोष्ठी में जाना भी एक अजीब काम समझा जाता था कि कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। उस वक्त जितने लोग डोगरी में लिख रहे थे सभी पुरुष थे। पद्मा जी ने वो कविता लिखी और पद्मा जी डोगरी की पहली महिला कवि थी जिन्होंने वो कविता वहां जाके पढ़ी, और उम्र इनकी 15-16 साल थी। इसकी 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। एक तो वो लोग जो साहित्य से जुड़े थे, उन सब ने कहा, अरे ये लड़की कहाँ से आ गई, कैसा लिखा है, कितना सुंदर लिखा है। और उनको इस लड़की की प्रतिभा से उम्मीदें जाग गई कि ये आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी साहित्यकार होगी। एक दूसरी प्रतिक्रिया थी आम लोगों की, आम जनता की। उन्होंने कहा, कैसी लड़की है, मर्दों की महफिल में जाती है और जाकर कविताएं पढ़ती है, इसको कोई अच्छा काम नहीं समझा जाता था। तो आप देखिए, उस वक्त, उस समय में ऐसी हिम्मत करना और जाके पढ़ना, इसके लिए एक बहुत बड़ी निडरता की जरूरत है। और पद्मा जी में वो निडरता थी। खौफ नाम की चीज उनके अंदर नहीं थी। जो काम करती थी डट के करती थी, पूरी हिम्मत से करती थी, और ये बिल्कुल चिंता नहीं करती थी कि ये काम नया है या पुराना है। बस उनके दिल में ये लगना चाहिए ये काम ठीक है, तो उसको वो करती थी। और जितना जितना, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ लोगों ने घर में बैठ के विरोध नहीं किया, इसका विरोध हुआ। सच्ची बात कही जाए तो जो पुरुष समाज था लिखने वालों का, उसमें भी एक जेलसी की भावना आई कि ये लड़की नई नई आई है और इतनी सुंदर कविता लिख रही है, इतने म्यार की कविता लिख रही है। तो पद्मा जी को सामाजिक तौर पर भी और साहित्यिक क्षेत्र में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जितनी मुश्किलें इनके सामने आईं, इन्होंने उतनी ही सुंदर कविताओं की रचना की, उतनी ही खूबसूरत कविताओं की रचना की। जैसे मैंने कहा कि उत्तर वाहिनी ऊपर से खुश्क है, उसको जितना कुरेदिए उतना ही, उसको जितनी चोट पहुंचाइए उतना ही उससे ठंडे पानी का, ऐसे पवित्र जल का उसमें निकलता है।
तो पद्मा जी में भी ये बात थी। आपको उस समय की एक कविता की, इनकी कुछ कविता की पंक्तियां सुनाता हूं, देखिए कैसा भाव है और इनकी सोच कैसी थी। निकड़े फंगड़ू ऊंची डुआन, निकड़े फंगड़ू ऊंची उड़ान, जाइए थमना कियां शमान, चाननियां गलें कियां लानियां। मेरे पंख छोटे छोटे हैं, लेकिन मैंने ऊंची उड़ान भरनी है। ये ऊंची उड़ान मैं कैसे भरूंगी जब मेरे इतने छोटे छोटे पंख हैं। निकड़े फंगड़ू ऊंची उड़ान, जाइए थमना कियां शमान। और ये ऊंची उड़ान लेकर मैंने आसमान को कैसे थामना है जो मैं थामना चाहती हूं। चांदनियां गले कियां लानी, और चांदनी को ऊपर जाकर अपने गले कैसे लगाना है इन पंखों के साथ। मेरे पंख छोटे हैं, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी सोच, उन्होंने बाद में ऊंची उड़ान भी भरी, आसमान भी थामा और चांदनी को भी गले लगाया। पद्मा सचदेव की ऐसी सोच थी, ऐसी सुंदर कविताएं वो लिखती थी उस वक्त भी। तो सिर्फ कविता ही लेकर ही क्षेत्र में नहीं आई, इन्होंने कितने ही ऐसे काम किए जो उस समय लड़कियां, औरतें सोच भी नहीं सकती थी। जैसे मुझे याद है कि उन दिनों रविंद्रनाथ टैगोर का एक नाटक था जिसका डोगरी रूपांतर किया था। हमारे डोगरी के बहुत बड़े साहित्यकार थे प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, उन्होंने उस नाटक में पद्मा जी ने एक लड़की का किरदार निभाया था। ऐसा उस वक्त वो जमाना था जब रामलीला में भी आदमी औरतें बना करते थे, और ड्रामे में तो किसी ने नाटक में भी काम किया, ऐसी इनकी सोच थी। और मुझे उसी वक्त की कि ये क्या करना चाहती थी, इनकी सोच कैसी थी, इस बारे में मुझे इनकी एक कविता मिल गई। अभी मैं आपको उस कविता का थोड़ा सा अंश सुनाता हूं, देखिए क्या कहती हैं ये। आऊं सोने दी पहली बदली, आऊं आड़े दी पहली आर, आऊं सोने दी पहली बदली, आऊं आड़े दी पहली आर, आऊं बरखा दा पहला अथरूं, बिजली दी पहली तड़फात, चीड़ा दी दीनी जन बलदी, आऊं नेरे इच उजली लाट, आऊं सोने दी पहली बदली, आऊं आड़ा दी पहली आर। मैं सावन की पहली बदली हूं, मैं सावन की पहली बदली हूं, और मैं आषाढ़ की पहली हार हूं। आषाढ़ मास ने जो गर्मी, जो लोगों को तंग किया हुआ है, मैं उसमें एक ठंडक बन के आई हूं, और मैं वो बदली बन के आई हूं, और मैं पहली बदली हूं, मैं पहली हूं। और मैं ही हूं जिसने आषाढ़ को सबसे पहले हराया है। मैं बारिश का पहला आंसू हूं, मैं बिजली की पहली गर्जन हूं। आप पहली के शब्द के ऊपर जरा विचार करिएगा, पद्मा जी ने इस पर स्ट्रेस दिया है। मैं बारिश का पहला आंसू, मैं बिजली की पहली गर्जन, चीड़ की लकड़ी सी जलती, मैं अंधेरे में उजली ज्योति, मैं सावन की पहली बदली। गुच्छा, आऊं मेहंदी दा पहला फुल, आऊं पहला चिक्कड़ सोने दा, आऊं कमला दी पहली भुल, बरसांती दिए बूंदे कन्ने मींह परोता पहला आर, आऊं सोने दी पहली बदली, आऊं आड़ा दी पहली आर। कहती हैं कि मैं रात रानी का पहला गुच्छ हूं, रात रानी, रात की रानी का मैं पहला गुच्छ हूं। मैं मेहंदी का पहला फूल हूं, मैं सावन का पहला कीचड़ हूं, मैं कमल की पहली भूल हूं, मैं बरसात की और बरसात की बूंदों से मैंने ही पहला हार पिरोया है।
ये जो ये विचार है पहले होने का, यही पद्मा जी के चरित्र की सबसे बड़ी चीज थी कि ये नहीं देखती थी कि पहले किसी ने कुछ किया है या नहीं किया तो मैं उन्हीं रास्तों पर चलूं जिसके ऊपर बाकी सभी लोग चल रहे हैं। ये बिल्कुल नया रास्ता बनाती थी और इसीलिए इनको पहले होने पर गर्व भी था और ये पहला होना भी चाहती थी हर चीज में। और ये इन्होंने अपने जीवन में जगह जगह इसको किया। और ये सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, व्यक्तिगत क्षेत्र में भी। पद्मा जी ने छोटी उम्र में ही शादी की, एक साहित्यकार से ही शादी की, और वो शादी प्रेम विवाह किया। उस जमाने में प्रेम विवाह करना किसी लड़की का एक बहुत बड़ा स्कैंडल समझा जाता था। और इन्होंने उस छोटी सी उम्र में प्रेम विवाह किया, फिर इनकी नहीं निभी, सफल नहीं हुई वो शादी, और फिर इन्होंने डाइवोर्स भी लिया। पहले तो प्रेम विवाह करना तकरीबन समझिए असंभव कार्य था, फिर डाइवोर्स लेने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था हमारे डोगरा समाज में, परंपरावादी समाज में, लेकिन इन्होंने डाइवोर्स भी लिया। जीवन के किसी भी पक्ष में, किसी जगह इन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसी परंपरा चलती आ रही है, मैं इसको कैसे तोड़ूं। परंपराओं के बंधन तोड़ना जैसे इनका स्वभाव था, और यही इनके चरित्र का जो सबसे बड़ा पक्ष था वो यही था। और ऐसी हिम्मत थी, ये निडर थी, बिल्कुल निडर थी। और ये भी नहीं है कि जीवन में इनको साहित्य के क्षेत्र में हमेशा प्रोत्साहन ही मिला हो या जीवन में सुख ही सुख मिला हो। बड़े दुख झेले हैं इन्होंने। शादी के दौरान ही इनको टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, और ये ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये बचेंगी। उस वक्त ये जम्मू में नहीं, कश्मीर में चली गई, एक सैनिटोरियम में अपने इलाज के लिए। लेकिन इनकी शक्ति देखिए, इनकी सोच देखिए। इन्होंने उस अवसर को, उस स्थिति को एक अवसर में बदल दिया, और वहां कश्मीर में रहकर ये ठीक भी हुई और इन्होंने कश्मीरी भी सीखी। ये कश्मीरी इतनी अच्छी बोलती थी, कई कश्मीरी कहते थे ये हमसे भी अच्छी कश्मीरी बोल लेती है। सीखने की इतनी तीव्र आकांक्षा थी इनमें। और फिर इन्होंने कश्मीरी पोइट्री को भी स्टडी किया और कश्मीर में अपने मित्र बनाए। कश्मीर वालों को डोगरी पोइट्री से इन्होंने कश्मीर के लोगों को डोगरी पोइट्री से परिचित करवाया, और इस ढंग से इन्होंने कई मित्र बनाए। और उस मौके का इन्होंने उस मौके का भी इतना फायदा उठाया। पद्मा जी ने डोगरी में बहुत लिखा है, 10 पुस्तकें हैं उनकी हमारे पास। इसके अलावा छुटपुट काफ़ी कुछ है, लेकिन 10 पुस्तकें। और उन पुस्तकों में कविताएं हैं, कविता की पुस्तक है, गीतों की पुस्तक है, उपन्यास है, आत्मकथा है। इसके अतिरिक्त सारे लोग जानते हैं जम्मू के बाहर के हिंदी में भी बहुत लिखा इन्होंने, और बहुत अच्छा लिखा। कविता तो इनकी कमाल है, और वो तो सभी लोग जानते हैं कि इनकी कविता का कोई जवाब नहीं है। गीत भी बहुत सुंदर हैं। उपन्यास जो इन्होंने लिखा, एक ही सुग्गी उस उपन्यास का नाम था। वो उपन्यास उस समय का था जब पद्मा जी जम्मू में रहती थीं, उस जमाने का इन्होंने चित्रण दिया था। वो उपन्यास क्या था? वो किसी एक की कथा नहीं थी, वो सारे समाज की कथा थी। वो पूरे जम्मू की पॉलिटिकल, सोशल, इधर की राजनीतिक, सामाजिक, पूरे का पूरा परिदृश्य इन्होंने पूरे का पूरा
सारा जितना जो भी उस समय का समाज था, जैसी सोच थी, जैसे लोग थे, वो पूरे का पूरा उसमें चित्रित किया हुआ है। वो तो ऐसे लगता है, नाम उसका उपन्यास है, ऐसे लगता है जैसे जीवित इतिहास को उठा के कागजों में भर दिया हो, इतना खूबसूरत है। आत्मकथा, इनकी आत्मकथा को पढ़िए आप, तो ऐसे लगता है जैसे सामने बैठ के आपको अपनी कथा सुना रही। इतनी आत्मीयता है उस आत्मकथा में, इतने प्यार से, इतने इतने सुंदर ढंग से इन्होंने हर चीज़ के बारे में लिखा है। अपने जीवन में जो लोग इनके मिले, जो इनके मित्र थे, जो इनको चाहने वाले नहीं थे, जो इनको चाहने वाले थे, सबके बारे में इन्होंने इतनी खूबसूरती से लिखा है, इतनी आत्मीयता से लिखा है कि ऐसा लगता है कोई व्यक्ति जो है वो जीवन को प्यार करने वाला है, जीवन के हर पक्ष को प्यार करने वाला है। ऐसी आत्मकथा है इनकी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, हिंदी में बहुत कुछ लिखा। अब मैंने ये कहा कि इनके चरित्र की विशेषता ये थी कि ये लीक से हट के काम करती थी और नए रास्ते बनाने में इनके विरुद्ध सोच लेती थी। सिर्फ सोचती नहीं थी कि उसको करने की हिम्मत भी रखती थी। और इसके साथ ही साथ इनमें दो चीज़ें और थी। एक, ये डोगरी से बहुत अधिक प्यार करती थी। सिर्फ डोगरी ही नहीं, जम्मू से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये डोगरी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। और ये उस चेष्टा में सारी उम्र लगी रही। जब जिस जगह जैसे भी इन्हें मौका मिला, इन्होंने डोगरी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और इनका नौकरी और विवाहित जीवन के कारण ये जम्मू से बाहर रही, बहुत बाहर रही, दिल्ली रही, बॉम्बे रही। और उस सारे दिल्ली मुंबई के अपने काल में इन्होंने उस वक्त में एक तो इतनी ज़्यादा इनको लोकप्रियता मिली क्योंकि इनकी कविता बड़ी सुंदर। तो इनकी कविता सारे भारतवर्ष में पहुंची, सभी साहित्यकारों तक पहुंची, सभी ने इनकी कविता का आनंद भी लिया और इनकी कविता की उत्कृष्टता को भी समझा। और जो इन्होंने अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण जो साहित्यकारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ मित्रता बनाई, उसका उपयोग इन्होंने में लगाया। आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर जी इनकी बड़ी अंतरंग मित्र रही हैं। तो लता जी ने इनको ज़रूर कहा होगा कि पद्मा जी, आप अपने कोई गीत मैं गाना चाहती हूँ, गवाइए। और इन्होंने अपने गीत के साथ साथ जो डोगरी के दूसरे अच्छे साहित्यकार थे, गीतकार थे, उनके गीत भी गवाए। और डोगरी के गीत लता मंगेशकर का जो गवाना था, उनसे जो गवाना था, वो अपने आप में एक इतना बड़ा डोगरी के लिए इतनी बड़ी घटना थी, उसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल है। मैं आपसे कहता हूँ, ये किसी और भाषा में, लता जी किसी और भाषा में गीत गाती तो वो शायद ठीक ही था, वो गाते अच्छा लगता, लेकिन डोगरी के लिए ये अद्भुत था। डोगरी के गीतों को गाकर इन्होंने डोगरी के गीतों को इतनी लोकप्रियता दी कि वो जो इनके गाए हुए उस वक्त के गीत हैं, वो आज तक सबसे अधिक लोकप्रिय है। हर घर में, हर त्योहार पर, हर जगह वो गीत बजाए जाते हैं, वो गीत गाए जाते हैं। और वो डोगरी को
आगे बढ़ाने के लिए, डोगरी के विकास के लिए और डोगरों के मन में एक आत्मविश्वास जगाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था। डोगरी के जो साहित्यकार थे उनको भी ऐसा लगा कि ये हमारी भाषा में इतने खूबसूरत गीत लता जी ने गाए हैं, सारी दुनिया तक पहुँचे। तो ये एक तो ऐसे इन्होंने डोगरी को बढ़ाने की कोशिश की। जो दूसरा काम इन्होंने किया, जो आने वाले वक्त तक याद किया जाएगा, वो था इन्होंने अनुवाद किए। जो भी डोगरी का अच्छा साहित्य इनको नज़र आया, इन्होंने उसको हिंदी में अनुवाद किया। उसका कहानी का, कविता का, नाटक का भी इन्होंने डोगरी से अनुवाद किए हिंदी में, और हिंदी में वो अनुवाद छपवाए। डोगरी को डोगरा सर्कल या जम्मू के क्षेत्र से बाहर दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जितना काम पद्मा सचदेव ने किया है, इतना किसी और साहित्यकार ने नहीं किया। इसमें कोई शक ही नहीं है। इसी कारण पद्मा जी डोगरी का आइकॉन बन गई। वो डोगरी उन्हीं से पहचानी जाती थी। वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं किसी काम के लिए कलकत्ता में था, तो किसी ने मुझे पूछा कि आपकी मातृभाषा क्या है। मैंने उनसे कहा डोगरी है। तो कहने लगे डोगरी, फिर खुद ही बोले अच्छा वो डोगरी पद्मा सचदेव की डोगरी पद्मा सचदेव की हो गई थी। पद्मा जी ने डोगरी के लिए इतना काम किया और डोगरी को इतना ज़्यादा ऑन किया कि वो हर जगह डोगरी करती थी और डोगरी को सारी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करती थी। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष से बाहर भी कितने ही जो साहित्यकार थे उनको बाद में पता लगता था कि पद्मा जी ने हमारी कोई चीज़ को ट्रांसलेट करके हिंदी में उसको छपवा दिया है। और जम्मू उनके मन के अंदर तक बसा हुआ था। वो बेशक जम्मू से अधिक वक्त वो जम्मू से बाहर ही रही, लेकिन जम्मू हमेशा उनके अंदर रहा। कितनी कविताएं वो जम्मू की लिखती थी, जम्मू की गलियों की, जम्मू के मेलों की, जम्मू के त्योहारों की, जम्मू में गुजारे गए अपने बचपन की, जम्मू के साथ बहने वाली तवी नदी की। कितनी ही कविताएं, कितने ही लेख उनके, कितना ही लेखन जम्मू के इर्द गिर्द था। जब भी फ़ोन करती थी वो आपका हाल तो पूछती थी, एक फिक्रा ज़रूर पूछती थी, जम्मू का क्या हाल है, जम्मू का क्या हाल है। जम्मू उनके मन के अंदर बसा हुआ था और वो उनको ये लगता था कि उनको जम्मू से देश निकाला मिला हुआ है। और उनकी एक कविता भी है, कुनाहदा देश निकाला नहीं। तो उनको लगता था कि वो जम्मू से निष्कासित कर दी गई हैं, लेकिन जम्मू हमेशा उनके अंदर रहा, उनके साथ रहा। इसलिए वो जब भी जम्मू आती थी तो एक उत्सव का माहौल हो जाता था, एक रौनक सी हो जाती थी। जितने दिन जम्मू में रहती थी कितने ही कार्यक्रम किए जाते थे उनके लिए, उनको जगह जगह बुलाया जाता था, महफिलें सजती थी, उनकी कविताएं सुनी जाती थी, लोग उत्सुक रहते थे अपनी कविता उनको सुनाने के लिए। तो पद्मा जी ने डोगरी को प्यार किया, जम्मू को प्यार किया और डोगरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं जानता हूं पद्मा जी के व्यक्तित्व के और बहुत से आयाम हैं, उनका व्यक्तित्व के बहुत से पहलू हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर से एक डोगरी राइटर के तौर पर और जम्मू से बोलते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने डोगरी के लिए जो काम किया है, डोगरी को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो काम किया, किसी और ने नहीं किया।
इसीलिए हम उनको एम्बेसडर ऑफ डोगरी कहते थे। जम्मू वाले उनको एम्बेसडर ऑफ डोगरी कहते थे। और एक और चीज़ जिसके बारे में शायद कुछ कम लोग जानते हैं, डोगरी को भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल किए जाने के लिए एक आंदोलन चल रहा था, बड़ी देर से चल रहा था, बहुत साल हो गए थे चलते चलते। लेकिन और उसके लिए जम्मू में बंद भी किया गया। जम्मू के सभी लोग चाहते थे, उसमें जम्मू के हिंदू, मुसलमान, सिख सभी भाई थे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, साहित्यकार तो थे ही, लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो पद्मा जी ने अटल बिहारी, उस समय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल जी राजनेता तो थे ही, लेकिन वो कवि भी थे। और पद्मा जी ने उनके साथ एक कवि का कवि वाला जो आपसी संबंध है उसको इस्तेमाल किया। वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, पद्मा जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उनसे उन्होंने टाइम लिया कि जम्मू के साहित्यकार, जम्मू के जो राजनेता हैं, जम्मू के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सभी आपसे मिलना चाहते हैं। एक मीटिंग वहाँ प्रधानमंत्री के आवास पर रखी गई, जिसमें जम्मू के बहुत से लोग, मैं भी उसमें शामिल था। और वहाँ पे हमने डोगरी को 8 शेड्यूल में रखने का अपना प्रस्ताव रखा। पद्मा जी ने अटल जी से सारी बात की, बाकी लोग भी बोले, और ये उसका नतीजा था कि 22 दिसंबर 2003 को डोगरी भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल हुई। तो उनका जो योगदान है वो कितने ही क्षेत्रों में है, वो कितने ढंग से डोगरी में था। इसीलिए मैंने कहा था कि पद्मा जी के जाने से डोगरी का एक बहुत मजबूत स्तंभ गिर गया है। और जो पद्मा जी कर गई वो शायद ही कोई और कर पाएगा। जो नए रास्ते, पद्मा जी ने सबसे पहली कवित्री थी। आज डोगरी में जो महिला लेखन है, कितनी महिलाएं लिख रही हैं, ये रास्ता उन्हीं का बनाया हुआ है। और जिसके ऊपर ये सभी लोग आज ये महिलाएं चल रही हैं। कितनी कवि हैं, कवित्रियां हैं डोगरी में जो लिख रही हैं, कहानीकार हैं, कवित्रियां हैं, दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाली हैं। एक हमारे सामने रखा, ये उसी का नतीजा है। वो ऐसी थी, उन्होंने रास्ते बनाए जिसके ऊपर दूसरे लोग चल सके। वो रास्ता बनाती थी, खुद भी चलती थी, और उसके बाद दूसरों के लिए भी रास्ता बना के जाती थी, नए रास्तों पर चलने वाली थी। मैं पद्मा जी की एक कविता जो हमारे लिए, जो हमें लगता है कि जो उनकी आइकॉनिक कविता है, वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस कविता का शीर्षक है राजदियाँ मंडियाँ। और ये इसका थोड़ा मैं हिंदी जो भावार्थ है वो भी आपको सुना दूंगा। आऊं गेई गुआची दी घरा थमा, मेरी जोत खुआची दी बरें थमा, मिगी अन्नी करी जिने सुट्टिया हा, मेरा बाड़ुए चा बूटा पुट्टिया हा, मेरे बूटे की बूर भी पेदा नहा, मेरा सज्जन दूर भी गेदा निहा, जिन्हें कमदियां डालियां पुट्टी लइयां, ओ दंदल दराटियां तुंदियां न, ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न। इसका मतलब देखिए, मैं घर से बेघर हो चुकी हूँ, मेरी आंखों की ज्योति छिन चुकी है,
मुझे अंधी करके जो फेंक गए हैं, मेरे बगीचे से जो मेरा पौधा उखाड़ कर ले गए, मेरे पौधे को बोर भी पड़ा न था, मेरा साजन बहुत दूर भी तो ना गया था, जिन्होंने कांपती टहनियाँ काट लीं, ये हंसुली वह दरातियाँ क्या आपकी हैं? ये राजे के महल क्या आपके हैं? कंधा उच्चियां शोन शमाना कन्ने, मैल तकड़े माल खजाना कन्ने, एह् इट्टां सूए रंगे भांदियां नी, साढ़े लहूए दा चेता करांदियां नी, साढ़े मूंढे परा उतरे छतीर जित्थे, बगे पिंडे चा परसे दे नीर जित्थे, जिन्हें धुप्पै च सड़ियै कंध चाड़ी, एह् उंदियां माड़ियां तुंदियां न, ये राज दियां मंडियां तुंदियां न। ये ऊंची दीवारें आकाश छूती हुई महल व खजाने से माला माल हैं, ये ईंटें इनका लाल रंग मन को तनिक भी नहीं भाता, हमारे लहू की याद आती है। कंधों से शहतीर यहीं उतारे गए थे, धूप सहकर जिन्होंने ये दीवारें कायम की, क्या ये उनकी कब्रें आपकी हैं? ये राजा के महल क्या आपके हैं? एक पैरा मैं इसका आपको सुनाता हूं। बोले कन्ने की तोप सुनाई गई, वो अज भी 12 बजाई गई, वो अज भी 12 बजाई गई, मेरे चन्ना दे चढ़ने दा बेला हुआ, कोई छेड़ छड़ूका नहीं गैला हुआ, ना गै पैर दौड़िए लैन आए, आले सज्जने दे नहीं सहन आए, अद्धी बत्ता दा घेरिए लेई गईयां, ओ लोहे दियां कड़ियां तुंदियां न, ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न। बहरे कानों में भी तोप कह गई, मैं आज भी 12 बजा चुकी हूँ, मेरे चांद के चढ़ने की बेला है, पर गली में कोई आहट नहीं हुई, ना मेरे पाँव ही दौड़कर प्रियतम को लेने गए, प्रियतम की रोज ही सुनाई पड़ने वाली आवाज़ सहन नहीं होती, आधे रास्ते से ही जो घेर कर ले गईं, वह लोहे की कड़ियाँ क्या आपकी हैं? ये राजे के महल क्या आपके हैं? जिन्होंने, मैं आपको हिंदी ही पढ़ के सुनाता हूँ, जिन्होंने जिन्हें खोद खोद कर हमने बीज और खाद डाले, जिनके मिट्टी के घरोंदों का गंदला जल पिया, जिनको धूप में पानी देकर सींचा था, प्रियतम सूखा मुंह देखकर नाराज भी हुए थे, जिनके अंकुरित होने पर मन खिल उठा था और बौर पड़ने पर हमारी दिवाली हुई थी, किसी की क्रोध से घूरती आंखों से हमारी आंखों ने पूछा, ये सुंदर क्यारियां क्या आपकी हैं? ये राजे के महल क्या आपके हैं? जिस पर किसी का अधिकार हो चुका है, छोटी अवस्था से ही जिसे कोई ले गया है, जिसे देखकर नयन हर्ष से खिल उठे हैं, जिनकी याद में दिन और रात में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, जिनका नाम लेकर हर कोई छेड़ जाता है, जो कब से कोल करार किए बैठी हैं, वह आत्माएं क्या आपकी हैं? ये राजे के महल क्या आपके हैं? ये राजे दियां मंडियां एक ऐसी कविता है जो उन्होंने तकरीबन उसी वक्त लिखी थी जब वो नई नई डोगरी के क्षेत्र में आई थी और उन्होंने कविता करनी शुरू की थी। ये एक ऐसी रेवोल्यूशनरी कविता कि इसने जो हमारे डोगरी के दिग्गज साहित्यकार थे उनको आश्चर्यचकित कर दिया था कि ये कैसा लिखती है, कैसा विचार है और कितना फ्लो है इसकी डोगरी में और कितनी सुंदर डोगरी लिखती है। इसका अनुवाद सुनने में इतना मज़ा नहीं आता
ये मैं आपसे सच कह रहा हूँ, जो इसके असली ओरिजिनल फॉर्म में है। पद्मा जी, जैसे मैंने कहा कि जाने की भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे, और मैं जानता हूँ कि इसका दुख, इसका कष्ट सिर्फ डोगरी वालों को नहीं है। वो सिर्फ डोगरी की नहीं थी, वो सारे भारतवर्ष की थी, और सभी उनको अपना समझते थे। वो तो सारे हिंदुस्तान की, क्या सारी दुनिया की, साहित्यकार तो सारी दुनिया का होता है। तो इतनी बड़ी साहित्यकार थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, और लेकिन वो गई नहीं। मैंने कहा वो गई, लेकिन वो गई नहीं। एक साहित्यकार जा नहीं पाता, वो जाता ही नहीं है, क्योंकि उसका साहित्य यहीं रहता है, वो जिंदा रहता है अपने साहित्य के द्वारा। मैं उनको जो पुरस्कार मिले हैं, जो उनको सम्मान दिए गए हैं, उसकी बात कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं की, क्योंकि ये सम्मान, ये पुरस्कार तब तक होते हैं जब तक इंसान जिंदा हो। जब इंसान चला जाता है तो फिर उसका किया हुआ काम रहता है, और पद्मा जी ने ऐसा काम किया है, ऐसा साहित्य रचा है जो इन पुरस्कारों से, इन सम्मानों से कहीं ऊपर है, और वो हमेशा रहेगा। अब मैं अंत में अपनी एक छोटी सी कविता द्वारा उनको श्रद्धांजलि सी देना चाहूँगा। मैं सोचता था तुम थोड़ी सी जगह घेर कर बैठे हो। मैं सोचता था तुम थोड़ी सी जगह घेर कर बैठे हो, पर तुम्हारे मरने पर कितनी ही जगह खाली हो गईं, वह जगह जहां तुम्हारे होने को मैंने पहले महसूस ही नहीं किया था। तुम शायद यादों के धुंधलके की ओट में चले जाओ, पर तुम्हारी खाली की हुई जगह हमारे साथ रहेंगी। महलों की उम्र से ज्यादा उनके खंडरों की उम्र होती है। नमस्कार। किरवान।